Hello students, welcome to Dakshina E classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start the third lecture of sound. Last lecture में we have talked about few terms जैसे कि frequency, time period, wavelength, crest, trough, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था. तो ये जैसे हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेव को तो वी कैन फॉर्म क्रेस्ट एंड ट्रफ इस तरीके से, ठीक है ना, या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है. ये हो गया मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी या फिर प्रेशर होगा, डेंसिटी या फिर प्रेशर, मैक्सिमम डेंसिटी या फिर मैक्सिमम प्रेशर. और ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस. अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग कहीं पे रेयरफेक्शन तो कहीं पे कंप्रेशन, जिसको हम इसको बोलेंगे रेयरफेक्शन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन. अगेन दिस इज रेयरफेक्शन. तो हम लोग देखते हैं कि साउंड जब ट्रैवल करता है तो देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी या फिर वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो कि एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है. उसी से रिलेटेड टर्म फिर आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. उससे पहले हमने वेवलेंथ देखा. वेवलेंथ में क्या है कि पहले क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट या फिर पहले रेयरफेक्शन से लेकर के या फिर ट्रफ से लेकर के दूसरे कंसिक्यूटिव जो ट्रफ होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. वेव लेंथ, उस वेव की लेंथ, मतलब एक ऑसिलेशन में कितनी लेंथ कवर होती है. एक ऑसिलेशन में, इसको हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं, इसमें कितनी लेंथ कवर हुई है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. उसके बाद आया था फ्रीक्वेंसी कि किसी भी एक जगह पर कितने ऑसिलेशंस एक सेकेंड में जा रहे हैं. ज़्यादा ऑसिलेशन जाएंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, कम ऑसिलेशन जाएंगे तो कम फ्रीक्वेंसी होगी. उसके बाद आया था वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइम पीरियड कि एक ऑसिलेशन को क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द टाइम पीरियड. एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा दैट इज़ टाइम पीरियड. और एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन होंगे दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. और ये रिलेशन हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी दैट इज़ म्यू इज़ इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. इसकी जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी सेकेंड इनवर्स और टाइम पीरियड की यूनिट्स क्या होंगे सेकेंड्स. और इस सेकेंड इनवर्स को हमने कहा है हर्ट्ज, ठीक है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स है दैट इज़ हर्ट्ज, टाइम पीरियड की यूनिट्स क्या है सेकेंड. ये तो एक टाइम है ना. तो अब हमने ये कहा था कि इससे रिलेटेड जो होता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है पिच. अब पिच क्या है, सो पिच इज, देखो अगर पिच इज समथिंग, दिस इज दी pitch is the brain interpretation of a particular frequency, ठीक है. यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको अगर जो आपको वेल नोन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो सारे ग म प ध नि सा, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सा रे ग लाइक दैट. तो वहाँ पे क्या है कि देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है. पहले वाला सा और फिर बाद वाला सा, उसमें कितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है. किसी की वॉइस बहुत ही शार्प होती है, जैसे गर्ल्स की वॉइस अधिकतर शार्प टाइप की होती है, बॉयज़ की वॉइस में बेस होता है, आवाज़ मोटी होती है. जैसे अगर हम बात करें हाई पिच, तो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि पिच क्या है. तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ब्रेन कैसे रिसीव करता है, ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है या ब्रेन कैसे सेंस करता है. या आप यहाँ पे आप लिख सकते हो पिच इज़ द सेंसेशन और ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. किसी फ्रीक्वेंसी को ब्रेन कैसे रीड कर रहा है, कैसे सेंस कर रहा है या कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, वो हमें पिच के बारे में बताता है, उस साउंड की पिच के बारे में. जैसे अगर हम हाई पिच की बात करें, सो हाई पिच वाले साउंड क्या हो जाएंगे, हाई पिच साउंड जो होते हैं, हाई पिच साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स. जैसे जो गर्ल्स की वॉइस है ना, गर्ल्स वॉइस, या फिर हनी बी का जो साउंड होता है, हनी बी का जो साउंड होता है वो जो बजिंग वॉइस होती है. अगर हम लो पिच की बात करें, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे लायन का जो रोरिंग साउंड है ना, या फिर जो बॉयज़ की वॉइस होती है, एडल्ट बॉयज़ की वॉइस. किड्स की तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, किड्स की वॉइस तो लो पिच ही, हाई पिच ही होती है, मतलब पतली आवाज़ ही होती है, शार्प टाइप की.
बट अगर जब बड़े हो जाते हैं तब गर्ल्स की वॉइस में और ज़्यादा पिच आती है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा शार्पनेस आती है। बॉयज़ की वॉइस में वैसे ही वॉइस उनकी हैवी होने लग जाती है। सो ये पिच मतलब कि पिच इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच लो होगी। लेकिन जो पिच अलग से जो हमने टर्म दिया है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी फ्रीक्वेंसी को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को जब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, ब्रेन जिस तरीके से सेंस करता है, उस सेंसेशन को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के साउंड बताने हैं तो कैसे, हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी अगर हमें दिखाना है, पहले लो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा कि टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ किसी भी लोकेशन पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, किसी भी लोकेशन पे जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, हमने पहले लो फ्रीक्वेंसी वाला बनाया है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी में क्या होंगे, कम होंगे, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, मान लो ये है आपका 1 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, 1 मिनट, ये है 1 सेकेंड, और फिर दिस इज़ 2 सेकेंड। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में, या फिर इसको ले लो 1/4 सेकेंड, और ये है 1/2 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड के या फिर 1/4 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ, और फिर हाफ सेकेंड में 2 ऑसिलेशन हो गए। किसी एक पोजीशन की हम बात करें, किसी एक लोकेशन पे हाफ सेकेंड में 2 ऑसिलेशन हुए। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 4 ऑसिलेशन। मतलब 1 सेकेंड में यहाँ पे इस जगह से 4 ऑसिलेशन क्रॉस हो रहे हैं। 1 सेकेंड में 4 ऑसिलेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। अब हम दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी वाला बनाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। यही होता है ना कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन क्रॉस हो रहे हैं। तो हाफ सेकेंड में अगर कितने 1, ये 1 हो गया, और ये फिर 2, हाफ सेकेंड में अगर 2 ऑसिलेशंस का मतलब 1 सेकेंड में 4 ऑसिलेशंस। अब हम लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव बनाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी हमारे पास अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है, रिलेट करने में अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका 1/4 सेकेंड, एंड दिस इज 1/2 सेकेंड। लेकिन ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक, कितने बन गए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, और फिर यहाँ से 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है, और ऐसा ही फिर और ऐसा बनता रहेगा। इसका मतलब यू कैन सी कि यहाँ पे इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और ये हो गया एक ऑसिलेशन, फिर यहाँ से यहाँ 2 ऑसिलेशन, 3 4 5 6 7, 1/4 सेकेंड्स में 7 ऑसिलेशन है ना, 1/2 सेकेंड में 14 ऑसिलेशंस। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 28 ऑसिलेशंस। कितने, 28 ऑसिलेशंस। तो इसमें क्या है, उस जगह से हम इसी जगह की बात कर रहे हैं। जब लो पिच रहेगी तो यहाँ से सिर्फ 4 ऑसिलेशन, 1 2 3 4 ऑसिलेशन जा पाए इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब वो आई कैन नॉट वाइब्रेट माई हैंड दैट फास्ट, तो वो दिखेगा नहीं। बट अगर हम बात करें इस पिच की, तो यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड में यहाँ से 28 ऑसिलेशंस, 28 वाइब्रेशंस जा चुके हैं। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज़ हाई। तो इसका साउंड जो होगा वो शार्प होगा, इसको, और इसकी जो पिच होगी वो हाई होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच। अब आपको हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी भी पता है, या हाई पिच लो पिच वॉइस भी क्या होती है पता है। लो पिच वॉइस मतलब जिसमें ज़्यादा शार्पनेस नहीं होती है ना, वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसी वॉइस। और हाई पिच वॉइस मतलब लाइक दिस, ठीक है, गर्ल्स की वॉइस या फिर हनी बी की वॉइस। सो दिस इज़ हाई पिच एंड लो पिच। तो जो पिच है दैट इज़ completely related to the low frequency. This spelling is wrong. So it is related with the frequency, right? अब next जो आता है, next हमारे पास टर्म आता है loudness. हम लोगों ने बात की थी किसकी, हम लोगों ने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे वो क्या क्या थे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को ब्रेन जो रिसीव करता है एम्पलीट्यूड को, उसको हम क्या बोलते हैं,
विल टॉक अबाउट दैट। उसको हम बेसिकली बोलते हैं लाउडनेस। तो नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड इज, दिस इज the magnitude of maxima या maximum value, maximum or minimum value of the pressure, maximum or minimum value of pressure or density for a sound wave। तो ये जो मैक्सिमम या मिनिमम बनते हैं ना, जितना मैक्सिमम बनेगा उतना ही मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा। ये हमेशा इसके ऊपर जितना जाएगा उतना ही नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर और डेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव। तो ये कितना ज़्यादा है या कम है ना, कम है या ज़्यादा है, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कहलाता है ये, इसको आप कहोगे एम्पलीट्यूड। रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। मतलब मीन पोजीशन से, बेसिकली मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा दूर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन ऐसा है, तो हो सकता है पार्टिकल्स सिर्फ ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो सकता है पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो, और ये भी हो सकता है कि पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट हो। तो दिस विल डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब पार्टिकल्स या फिर साउंड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव बेसिकली। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वी विल ड्रॉ दी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, एक हाई एम्पलीट्यूड, एक लो एम्पलीट्यूड फॉर सेम फ्रीक्वेंसी हम सेम रखेंगे, और हम लोग दो साउंड वेव बनाएंगे। एक का एम्पलीट्यूड कम होगा, दूसरे का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो एक हो गया कुछ इस तरीके से। लेट्स मेक इट अगेन। ठीक है ना, ये हो गया एक एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी हमें सेम रखना है, इसलिए थोड़ा सा ये लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी हम सेम रख रहे हैं, अब इसमें हमने एम्पलीट्यूड रखा इतना, ऊपर है इतना, तो नीचे भी आएगा इतना, तो इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हैं। ऑसिलेशन किसी भी लोकेशन पे ऑसिलेशन जो है वो दोज आर नॉट चेंजिंग। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, एक ऑसिलेशन के लिए ये दिस इज टाइम, दिस इज ऑल्सो टाइम। तो हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी, ये प्रेशर और डेंसिटी, ये भी प्रेशर या फिर डेंसिटी। आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे राइट इट इन फुल फॉर्म्स। अब आप इसमें देखो कि फ्रीक्वेंसी सेम, ये एक ऑसिलेशन को जाने में इतना टाइम लगा, यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगा, बट इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी छोटा है, लेट्स से A1, और इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी बड़ा है उससे। तो यहाँ पे क्या है, A2 इज़ ग्रेटर देन A1, है ना। तो एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? तो अगर हम लोग किसी भी, जैसे हम लोग मान लो ड्रम बजा रहे हैं, ड्रम को हमने पीटा, या फिर लेट्स से किसी टेबल पे हमने बहुत ज़ोर से हैमर मारा या लकड़ी मारा। इफ़ वी हिट इट वेरी स्लोली, एकदम ऐसे सॉफ्टली हिट करेंगे तो बहुत ही कम साउंड आएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करे। ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, राइट। अगर कम वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो जो लाउडनेस है, लाउडनेस मतलब कितना तेज़ या धीमा साउंड है, ठीक है ना। बहुत तेज़ वॉइस, जैसे आप अगर कोई बड़ा सा स्पीकर हो, कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, एंड अगर आप उस स्पीकर के एकदम पास में रह के खड़े हो जाओ, तो दैट इज़ वेरी लाउड साउंड, बहुत तेज़ साउंड। तो लाउडनेस डिफाइन होती है किससे? ये एम्पलीट्यूड से। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ज़ोर से हिट करेंगे
ज़ोर से हिट करेंगे तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, है ना, फिर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। और ज़्यादा ज़ोर से आप हिट करते हो तो आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि एम्पलीट्यूड साउंड का जो कितना तेज़ है या धीमा है। अगर आप ज़ोर से हिट करते हो तो तेज़ साउंड आता है, धीमे से हिट करते हो तो कम साउंड आता है। तो इसमें दो टर्म आते हैं, लाउडनेस, तो एक है लाउड साउंड, लाउड साउंड मतलब हाई एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड, और दूसरा होता है सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड, दिस इज लो एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो आवाज़ तेज़ होगी, ठीक है। ऑल्सो ये जो लाउडनेस है, जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे साउंड ट्रैवल करता रहेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। उसमें सोर्स को, है ना, जैसे यहाँ पे साउंड सोर्स होगा, साउंड जो भी जनरेट करेगा, तो सोर्स में जब साउंड जनरेट हुआ वहाँ पे कितने वाइब्रेशन या कितने ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम दिया गया है वो बदलेगा नहीं, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज डिस्टेंस के साथ कि भाई यहाँ पे साउंड जनरेट किया था और वहाँ तक जाते जाते कुछ और साउंड आने लगा, यहाँ पे सा निकाला था वहाँ पे वो नी बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, यहाँ पे जिस तरीके के वाइब्रेशन प्रोवाइड किए हैं उसी तरीके के वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। लेकिन जो लाउडनेस जो है, या फिर जो लाउडनेस जैसे आपने खुद ही फील किया होगा कि अगर आप स्पीकर के पास खड़े रहोगे और सेम साउंड को आप और दूर से सुनोगे, कम से कम 100 मीटर दूर से सुनोगे, तो आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी। एकदम स्पीकर के पास खड़े रहोगे तो बहुत तेज साउंड सुनाई देगा। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद दी डिस्टेंस के साथ वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वो स्प्रेड होने लगता है। तो जब स्प्रेड होता जाएगा और बड़े एरिया में स्प्रेड होता जाएगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड या फिर उसकी वजह से आप क्या कह सकते हो, लाउडनेस डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, ठीक है ना, लाउडनेस डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, क्योंकि साउंड फिर धीरे धीरे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच शार्प साउंड, और लो फ्रीक्वेंसी लो पिच नॉट सो शार्प साउंड, है ना, जैसे कि लायन का जो रोर है, चलो मिटा दिया वो। तो उसके बाद आता है नया जो और एक टर्म है, दैट इज़ लाउडनेस। लाउडनेस हमें किसके बारे में बताता है कि कितना तेज साउंड है या कितना धीमा साउंड है, ठीक है, सॉफ्ट साउंड है या लाउड साउंड है। तो अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड जो होगा वो सॉफ्ट होगा। क्लियर है ये चीज़। अब इसमें एक और चीज़ है क्वालिटी, या उसको हम बोलते हैं टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर। अब जैसे क्या है कि भाई अगर किसी साउंड की, हमने ये तो समझ लिया कि अगर लाउड साउंड है, सॉफ्ट साउंड है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग है, हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब हाई पिच है, लो पिच है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर लाउडनेस भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, ठीक है, दो साउंड आ रहे हैं हमारे पास, उसमें लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें सुनाई देता है, ठीक है, डिफरेंट साउंड लगता है। जैसे अगर हम बात करें एक वायलिन की और एक फ्लूट की, ठीक है, तो हमने वायलिन में भी उतने ही ज़ोर से कुछ एक पर्टिकुलर हमने टोन को बजाया, या फिर लेट्स से वायलिन हम लोगों में से ज़्यादा किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन फ्लूट तो हमने सुना है, हारमोनियम हमने सुना है, पियानो हमने सुना है, ठीक है। तो फ्लूट भी भूल जाओ, पियानो और हारमोनियम, उनके साउंड में तो डिफरेंस होता है ना। पियानो में भी सा बजाओ और हारमोनियम में भी सा बजाओ, दोनों में हमें सा बजाना है विद द सेम लाउडनेस, ठीक है, आवाज़ दोनों की उतनी तेज हो। लेकिन कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पियानो साउंड एंड हारमोनियम साउंड? यस, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
आप फ्लूट में सा बजाओ या फिर पियानो में सा बजाओ, हमें पता चलेगा कि साउंड फ्लूट से आ रहा है या फिर पियानो से आ रहा है। तो ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हमने दोनों में सा बजाया, सा की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने दोनों में सा बजाया अगर और सेम लाउडनेस के साथ बजाया, फिर भी अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, इसका मतलब देयर इज़ अनदर फैक्टर विच जिसके चेंज होने से साउंड चेंज हो जाता है। तो वो जो तीसरा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ अ साउंड। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं है कुछ। टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड इज समथिंग विच लेट्स यू या फिर विच अलाउज यू टू डिफर, इट अलाउज यू या फिर इट हेल्प्स यू टू डिफरेंशिएट two different sounds of same frequency and same amplitude। तो भाई डिफ़र क्या कर रहा होता है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने अभी तो उतना आपको नहीं पढ़ाया गया है, बट एक और टर्म होता है वेव फॉर्म। जैसे हमने अभी वेव फॉर्म जो बनाई, हमने इस तरीके से बना दी कि साउंड वेव ऐसा होता है, ठीक है। ये प्रेशर या फिर डेंसिटी एंड दिस इज टाइम, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि ऐसा ही चेंज हो सकता है कि इस तरीके से चेंज हो। फ्रीक्वेंसी हमने वही रखी, एम्पलीट्यूड भी हमने वही रखा, लेकिन हमने एक चीज़ चेंज करेंगे। लेट्स सी दैट यहाँ पे ये है एम्पलीट्यूड, इतना ही एम्पलीट्यूड हमने यहाँ रखा, ठीक है ना। दिस इज, लेट्स से कि साउंड ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से है, ठीक। ओके, नो, नॉट लाइक दिस। गड़बड़ हो गया ग्राफ। अभी ठीक है। सो बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं कि साउंड हमेशा ऐसा ही वेरी करे, उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब ये मिटा देते हैं, नहीं तो मेन ग्राफ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो साउंड जो है वो इस तरीके से भी वेरी कर सकता है। इस पॉइंट पे मिनिमम है ना, यस। और फिर यहाँ आ गए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि प्रेशर या और डेंसिटी या फिर डेंसिटी टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करे। तो अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे वेव फॉर्म डिफरेंट है। अब वो वेव फॉर्म क्यों डिफरेंट होती है वो अभी आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, वो तो 11th में भी जाएंगे तो नहीं रहेगा उतना डिटेल में, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मैथ्स में फंक्शन टर्म आता है उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि दीज आर टू डिफरेंट वेव फॉर्म्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब पिच सेम है, लाउडनेस सेम है, लेकिन बिकॉज वो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन जिस तरीके से टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं दोज आर नॉट सेम, और उसकी वजह से साउंड की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं या साउंड की क्वालिटी में डिफरेंस आता है। इसलिए वी विल बी एबल टू, कोई भी साउंड हो, ठीक है ना, ये जो सारे ग म प ध नि सा ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे निकाला जा सकता है, वायलिन पे, गिटार पे, सितार पे, वीणा पे, सब जगह, हारमोनियम, फ्लूट, हर जगह निकाला जा सकता है ये, ठीक है। तो वी कैन डिफरेंशिएट ऑल द साउंड्स,
और दुनिया में पता नहीं कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सब पे निकाला जा सकता है। एंड द पर्सन विच हु हैज़ द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन पियानो, गिटार, फ्लूट, ठीक है, हारमोनियम, इन सब के का डिफरेंस हम कर सकते हैं। तो बेसिक जो हमने अपने बचपन से आज तक सुनते आए हैं उसका आप उनको डिफ्रेंशिएट आप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो हमने आज तक सुने नहीं है, जो चाइनीज़, जापानीज़ और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने यहाँ नहीं होते हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट वील बी एबल टू डिफ्रेंशिएट। तो all the different instruments are having different waveforms and that makes their sound different. Frequency same हो, amplitude same हो, फिर भी sound will be different because of the waveform, because of this change which is happening with time, that is different for all the sounds. तो ये एक थर्ड क्वालिटी है for the sound waves. एक है speed, मतलब उसको क्वालिटी नहीं कहेंगे, मतलब it is just a term related to स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक। और इसको सिंपली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को तो हम हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या है कि भाई जो साउंड, जो वेव बन रही है, जो डिस्टर्बेंस बन रहे हैं, वो कितने देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, है ना। साउंड वेव क्या है, वेव इज़ द वाइब्रेशन, वेव इज़ द डिस्टर्बेंस। तो वो डिस्टर्बेंस कितने देर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज़ इट्स स्पीड, राइट। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने उसके लिए जो भी टर्म आने वाले हैं इसमें, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब आप सोच के देखो कि कैसे हमें स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालना चाहिए। तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड वेव की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन वेव, ठीक है। अ पॉइंट ऑन वेव कह सकते हो, या फिर आप कंप्रेशन, या फिर रेयरफेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन वेव, या फिर कंप्रेशन, या फिर रेयरफेक्शन इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन वेव, या फिर कंप्रेशन बोल दो, कंप्रेशन इज ऑल्सो, कंप्रेशन मतलब क्रेस्ट, या फिर ट्रफ, वो भी तो एक पॉइंट है ना, वो भी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो वो पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड दी स्पीड ऑफ साउंड वेव। अब कैसे निकालेंगे वो, तो हमें ये पता है कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्रेस्ट है, और ये क्रेस्ट जब यहाँ पहुँचा, है ना, या फिर आप इसको अगर हम डिस्टेंस के साथ बनाएं, अभी वो वाला ग्राफ, अब ये इसको आप फिर से बना लो वहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। तो डिस्टेंस के साथ, तो ये क्रेस्ट पहले कहाँ था, इस जगह पे था, अभी वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो है टाइम, इसमें टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ उसको पहुँचने में कितना टाइम लगा, आप लोग बताओ। तो एक किसी लोकेशन पे मान लो हम टाइम के साथ बना रहे हैं, तो इस लोकेशन पे एक क्रेस्ट आया, उसके बाद फिर जब दूसरा क्रेस्ट आएगा तो उसके बीच में टाइम जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेस्ट आया, तो इस जगह पे क्रेस्ट अगली बार जब आएगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जो क्रेस्ट आया है वो पहले यहाँ पे था, क्लियर है। और यहाँ से जब यहाँ क्रेस्ट आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट जब किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्रेस्ट या फिर कंसेक्यूटिव क्रेस्ट की बात अगर हम करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो वो क्रेस्ट पहले यहाँ था और उस टाइम यहाँ पे एक क्रेस्ट था। अब क्या हुआ, टाइम टी में ये क्रेस्ट चल के आ गया यहाँ पे और ये क्रेस्ट शिफ्ट हो गया इधर। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस चला है, लैम्डा डिस्टेंस चला है। कितना डिस्टेंस चला है, लैम्डा। कितने टाइम में चला है, कैपिटल टी टाइम में। फिर से देखते हैं, यहाँ पे क्रेस्ट था, उसी टाइम यहाँ पे भी क्रेस्ट था, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, उसी को हम लैम्डा बोलते हैं, राइट। अब अगली बार, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, कितने देर बाद, एक टाइम पीरियड बाद, एक कैपिटल टी बाद यहाँ पे क्या होगा, ये क्रेस्ट चल के आ जाएगा इस जगह पे, क्योंकि यही तो काम है ना। यहाँ पे क्रेस्ट था, फिर यहाँ पे रेयरफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो क्रेस्ट था, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रेस्ट आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे क्रेस्ट है, यहाँ पे क्रेस्ट है, बीच में रेयरफेक्शन था, तो ये क्रेस्ट ट्रफ था, तो ये क्रेस्ट हटा, ट्रफ आया और फिर क्रेस्ट आया। तो वन टाइम पीरियड में क्रेस्ट ने कितना, ये क्रेस्ट यहाँ से यहाँ चला, कितना डिस्टेंस चला,
दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में लैम्डा डिस्टेंस होता है। इसका मतलब लैम्डा डिस्टेंस वो टी टाइम में चला, तो स्पीड हम क्या लिखेंगे, स्पीड जो कि हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड विल बी रिटन एज वेव लेंथ। और ये फॉर्मूला अगेन किसी भी वेव के लिए ऑलवेज वैलिड, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वेवलेंथ को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी, ये हमेशा वैलिड, हमेशा यूज होगा। उसके अलावा हमको ये पता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, हम इसको 1/t लिख सकते हैं, और 1/t इज नथिंग बट म्यू। ठीक है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ से वेवलेंथ बाई टाइम हो गया, और यहाँ से हो जाएगा लैम्डा यानी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज मीटर, दिस इज पर सेकेंड, क्या आ जाएगा स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, जो कि होना ही चाहिए। सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव। अब स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो किसी भी गिवन मीडियम में, किसी भी गिवन मीडियम में, जैसे पानी है तो पानी में हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। टेम्परेचर अभी आपको मान के चलना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई भी मीडियम हमने लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, कोई भी एम्पलीट्यूड का साउंड हो, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड विल बी कांस्टेंट। मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड विल चेंज, और अगर हम सेम ही साउंड में हैं और हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो भी स्पीड विल चेंज। और ये रिलेशन आप 11th में जाकर के देखोगे कि टेम्परेचर पे कैसा डिपेंडेंस आता है साउंड वेव का, ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में देखेंगे। तो किसी भी मीडियम में साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पे आपको आई विल टेल सम मीडियम्स जिसमें स्पीड ऑफ साउंड वेव गिवन है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आपके टेक्स्ट बुक जो स्टेट बोर्ड की होगी उसमें भी गिवन होगा। सो लेट्स सी फ्यू स्पीड्स इन फ्यू मीडियम्स। तो जैसे अगर हम बात करें वेयर इज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, तो सॉलिड्स, हाँ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस में उससे कम, लिक्विड में उससे कम। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम होगी गैसेस में। सो इफ़ वी सी सम एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम में जो स्पीड होती है, एल्यूमिनियम इज़ अ सॉलिड, और यहाँ पे जो स्पीड गिवन है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है उस पर गिवन है। तो एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर्स पर सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड। निकल में 6040, स्टील में 5960, ऐसी आयरन, ब्रास, ग्लास। लिक्विड्स में जैसे अगर हम सी वाटर की बात करें तो 1531, डिस्टिल वाटर की बात करें तो 1498। गैसेस में हाइड्रोजन में है 1284, हीलियम में है 965 मीटर पर सेकेंड, एयर में है 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है 346 मीटर पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन में 316, सल्फर डाइऑक्साइड में 213। तो डिफरेंट मीडियम जब हम लेंगे तो उसमें डिफरेंट स्पीड हमें मिलेगी, लेकिन अगर हम एक सेम मीडियम लें तो उस पर स्पीड सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे और एक चीज़ क्या गिवन है कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 है, और अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 344 है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 है। तो इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 344 मीटर पर सेकेंड एट
22 डिग्री सेल्सियस। तो सेम ही मीडियम है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगी। क्या हो रहा है, हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, तो स्पीड कैसी हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दीज आर फ्यू रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड। और हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब के बारे में बात की। स्पीड मतलब वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड। और एक रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, सो एंड रिलेटेड टू दोज थिंग्स, एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विद द लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद द पिच। ये हमने सारी बात की है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।